क्या भारत चीन की तरह दुनिया की अगली आर्थिक महाशक्ति बन सकता है? आजकल ना ये सवाल हर किसी के दिमाग में है, बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों से लेके निवेशकों तक। और इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? भारत की आबादी। हम जल्द ही दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाले देश होंगे। आप सोचिए, एक तरफ दुनिया के कई देश अपनी बूढ़ी होती आबादी से परेशान हैं और दूसरी तरफ भारत है जिसके पास नौजवानों की एक जबरदस्त फौज है, काम करने के लिए तैयार। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर हमारे पास इतनी बड़ी वर्कफोर्स है तो फिर हम चीन की तरह दुनिया की फैक्ट्री क्यों नहीं बन पाए? आज हम इसी पहेली की हर परत को खोलकर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था में आखिर ऐसा क्या खास है जो पूरी दुनिया की नजरें इस पर टिकी हैं। देखिए, भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसके पास कई प्लस पॉइंट्स हैं। सबसे बड़ा है इसका युवा वर्कफोर्स। और अब तो एक और बड़ी बात हो रही है, कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग के लिए चीन से बाहर देख रही हैं और भारत इस मौके को भुनाने के लिए एकदम तैयार खड़ा है। ये एक ऐसा मौका है जो सब कुछ बदल सकता है। लेकिन तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है और वो काफी बड़ा है। चीन में एक औसत इंसान की कमाई भारत के औसत इंसान से करीब 6 गुना ज्यादा है। ये कोई छोटा मोटा गैप नहीं है। यही वो सबसे बड़ी चुनौती है जिससे भारत आज जूझ रहा है। भारत के भविष्य को समझने के लिए हमें पहले उसके अतीत में झांकना होगा। उन जंजीरों को देखना होगा जिन्होंने दशकों तक इसकी रफ्तार को रोक कर रखा था। आजादी के बाद भारत ने एक पॉलिसी अपनाई, संरक्षणवाद। अब इसे आसान भाषा में समझिए, जैसे आप तय कर लें कि घर में जो बना है बस वही इस्तेमाल करेंगे, बाहर से कुछ नहीं लाएंगे। इससे क्या होगा? घर वालों को तो काम मिलेगा, लेकिन आप बाहर की अच्छी और सस्ती चीजों से महरूम रह जाएंगे। भारत ने भी कुछ ऐसा ही किया, अपने घरेलू उद्योगों को विदेशी कंपटीशन से बचाने के लिए। अब इससे दो बड़ी दिक्कतें हुई। पहली, आम लोगों के लिए सामान बहुत महंगा हो गया, और दूसरी, जो शायद इससे भी ज्यादा बड़ी थी, वो ये कि भारतीय कंपनियां कभी भी ग्लोबल लेवल पर मुकाबला करने के लिए तैयार ही नहीं हो पाईं। मतलब हमारा एक्सपोर्ट का रास्ता लगभग बंद हो गया। इस संरक्षणवाद के साथ साथ एक और बहुत बड़ी मुसीबत थी जिसे हम लाइसेंस राज के नाम से जानते हैं। ये सरकार के कंट्रोल का एक ऐसा जाल था जिसने हर तरह की नई सोच और तरक्की का गला घोट दिया था। आप सोच सकते हैं ये कितना मुश्किल रहा होगा। एक नया बिजनेस शुरू करने के लिए आपको 80 अलग-अलग सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ सकते थे। ये एक ऐसा सिस्टम था जिसने अपना खुद का काम शुरू करना लगभग नामुमकिन बना दिया था और भ्रष्टाचार को तो जैसे खुली छूट दे दी थी। लेकिन फिर साल आया 1991, एक ऐसा संकट जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये भारत के लिए एक गेम चेंजिंग मोमेंट था, एक ऐतिहासिक मोड़। देखिए, 1991 में हालात इतने खराब थे कि भारत दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गया था। हमें IMF से इमरजेंसी लोन लेना पड़ा और उसकी शर्त थी कि अपनी अर्थव्यवस्था को खोलो, संरक्षणवाद खत्म करो और इस लाइसेंस राज को जड़ से उखाड़ फेंको। और इसका जो नतीजा निकला वो जबरदस्त था। भारत एक बिल्कुल नई ग्रोथ की पटरी पर दौड़ पड़ा। और यहाँ सबसे जरूरी बात समझने वाली है, इन सुधारों ने कोई नई क्षमता पैदा नहीं की। इन्होंने बस उस क्षमता को आजाद किया जो भारत के लोगों में हमेशा से थी। जो टैलेंट नियमों और लाल फीता शाही के बोझ तले दबा हुआ था, उसे बाहर निकाला। अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर। भारत का जो सुपर पावर बनने का रास्ता है वो चीन से एकदम अलग है और शायद ज्यादा टिकाऊ भी। चीन ने तरक्की कैसे की? सस्ती मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करके। मतलब उन्होंने चीजें बनाई। भारत का रास्ता बिल्कुल अलग है। हम अपनी दिमागी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारा रास्ता सर्विसेज सेक्टर से होकर जाता है, जहां स्किल्स, एक्सपर्ट नॉलेज और इंग्लिश बोलने की हमारी क्षमता का फायदा मिलता है। इसे कहते हैं लीप फ्रॉगिंग, मतलब छलांग लगाना। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी ने लैंडलाइन फोन का जमाना देखा ही नहीं और सीधे मोबाइल फोन इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। भारत भी कुछ ऐसा ही कर रहा है। मैन्युफैक्चरिंग के उस धीमे दौर को लांघकर सीधे हाई वैल्यू सर्विस सेक्टर में छलांग लगा रहा है। और ये मत सोचिए कि ये सिर्फ कॉल सेंटर्स की बात हो रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां अकाउंटिंग, इंजीनियरिंग, डिजाइन, यहां तक कि लीगल सर्विसेज जैसे बहुत मुश्किल काम भी भारत को आउटसोर्स कर रही हैं। और ये एक ऐसा मार्केट है जहां भारत को टक्कर देना बहुत मुश्किल है। लेकिन इतनी अच्छी बातों के बावजूद कुछ ऐसी अंदरूनी चुनौतियां हैं
जो अब भी भारत की इस रफ्तार पर ब्रेक लगा सकती हैं। हमारी अर्थव्यवस्था की एक अजीब बात है, ये एक ही वक्त पर ओवर रेगुलेटेड भी है और अंडर रेगुलेटेड भी। मतलब सरकारी बैंक बिजनेस को लोन देने में बहुत सुस्त हैं। सरकार के अचानक लिए गए फैसले बाजार में अनिश्चितता पैदा करते हैं और साथ ही एक बहुत बड़ी इनफॉर्मल इकोनॉमी है जो पूरे टैक्स सिस्टम से ही बाहर है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही अच्छी खबर है। जो हमारी इनफॉर्मल इकोनॉमी 2018 में जीडीपी का 52% यानी आधे से भी ज्यादा थी, वो 2021 तक घटकर सिर्फ 20% रह गई। सोचिए ये कितनी बड़ी और पॉजिटिव छलांग है। ये एक बहुत बड़ी रुकावट को पार करने जैसा है। तो आखिर में बात इस एक चीज पर आकर टिकती है, भारत की अर्थव्यवस्था असल में संभावनाओं का एक खजाना है। हमारे पास युवा और स्किल्ड लोग हैं और एक ऐसा सर्विस सेक्टर है जो हमें दुनिया में एक बहुत मजबूत और अलग पहचान देता है। तो अब असली सवाल सिर्फ एक है, क्या सरकार उन बची खुची रुकावटों को हटा पाएगी जो अभी भी रास्ता रोके खड़ी हैं? अगर ऐसा हो गया तो भारत का भविष्य सच में बेमिसाल होगा और तब भारत अगला चीन नहीं बल्कि पहला भारत बनेगा।